आज हम एक बिल्कुल ही न्यू टॉपिक जो कि आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने जा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ हम सीखेंगे, जैसे आपने देखा रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग इन्वर्स निकाले थे, है ना। और यहाँ पर हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा और उसका इन्वर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, कब इन्वर्स पॉसिबल होगा, क्या उसका तरीका होगा, उस चीज़ को हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 2 chapter 2 this is inverse trigonometric function, inverse trigonometric function, ये हमारा टॉपिक होगा। तो यहाँ पर वर्ड से ही पता चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें इन्वर्स निकालना है। रिलेशन एंड फंक्शन में आपने देखा कि कोई भी फंक्शन है f, सपोज फ्रॉम a to b, ये इज इन्वर्टेबल होता है। कोई फंक्शन f फ्रॉम सेट थ्योरी हम लोग पढ़े थे ना, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी इन्वर्टेबल इफ इट इज 1 1 एंड ऑन 2। मतलब फंक्शन को 1 1 होना चाहिए और साथ ही साथ ऑन 2 भी होना चाहिए। और अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है फंक्शन के साथ, तब हम कहेंगे कि उस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो 1 1 का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। मान लो ये एक सेट है, इसके एलिमेंट सपोज कीजिए 1 2 3, यहाँ पर सपोज कीजिए इसका एलिमेंट है 2 4 6 लाइक दिस। तो अगर आपसे कहें कि कोई फंक्शन है f(x) और ये है 2x, ये फंक्शन f(x) है 2x, तो x के डोमेन, मान लो ये अगर x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, है ना, और वो भी क्या नेचुरल नंबर है, x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो आपका रहा डोमेन 1 2 3। ठीक है, और इस 1 2 3 के लिए इमेज यहाँ जब आप पुट करेंगे बारी बारी से x का वैल्यू 1 2 3, तो आपको मिलेगा 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, 3 इंटू 2 दैट इज़ 6। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ A हैज़ यूनिक इमेज इन B, तो हम कहेंगे ये फंक्शन 1 1 है। ईच एलिमेंट मीन्स 1 एलिमेंट 1 इमेज, एक एलिमेंट का एक इमेज होता है, तो ये फंक्शन 1 1 होता है। उसी तरह ऑन 2 हुआ कि जो भी आपका इमेज बना, इसका प्री इमेज, ईच एलिमेंट मतलब ईच इनपुट, ये जो आउटपुट है मीन्स ईच, देखो ये जो सेट ए है ना, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, इनपुट वैल्यू डोमेन। ये सब रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग सीख चुके हैं। और ये जो बी है सेट, इसे हम कहते हैं रेंज, आउटपुट वैल्यू। ठीक है, तो ईच आउटपुट वैल्यू मीन्स ईच रेंज के लिए, मीन्स इमेज के लिए अगर हमको प्री इमेज बनता है, ईच एलिमेंट का एक एक प्री इमेज हो, तो ये फंक्शन आपका ऑन 2 कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर दूसरा एलिमेंट एक हम यहाँ 8 ले लेते, तो हम कहते कि नहीं, यहाँ पर एक एलिमेंट जो इमेज है, इसका प्री इमेज यहाँ नहीं बन रहा है, इसलिए ये
ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ, यानी ये इनटू फंक्शन हुआ। उसी तरह मान लो कि अगर किसी भी एलिमेंट होता उसका 2 इमेज बन जाता, तब आप कहते मेनी वन फंक्शन, तब भी वो इन्वर्टेबल नहीं होता। तो चलो उसका हम लोग डिटेल रिलेशन फंक्शन में देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं कि कोई भी फंक्शन 1 1 होगा कि 1 एलिमेंट का 1 इमेज हो, ईच एलिमेंट है यूनिक इमेज, तो ये कहलाया 1 1। और इमेज का प्री इमेज होता है ईच एलिमेंट के लिए, तो उसको कहते हैं ऑन टू, और ये कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसका हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, यानी ये फंक्शन एफ इन्वर्टेबल होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टेबल होता है, इसका क्या लॉजिक होगा। तो चलो एक हम फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं कि चलो यहाँ पर इन्वर्स का मतलब ये हो गया एक्स सच दैट, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर डिटेल में लिखना चाहो तो। चलो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी, एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज क्या लिख रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई, ऐसा। एफ एक्स मीन्स एक्स एलिमेंट है ए का, वाई एलिमेंट है बी का, तो ये तुम्हारा होता है। लेकिन जब इसका इन्वर्स निकालोगे तब आप कहोगे कि ये एफ इन्वर्स जो है ये भी एक फंक्शन होगा जो कि बी टू ए इन्वर्स हो जाता है। बी टू ए एक फंक्शन है जो हमको एफ इन्वर्स देता है। तो यहाँ पर बी आपका डोमेन हो जा रहा है और ए आपका रेंज हो जा रहा है, जबकि आपने देखा इस फंक्शन में ए हो गया आपका डोमेन और ये हो गया बी आपका रेंज। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन में डोमेन रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर इसी को और डिफाइन करें तो फंक्शन एफ के लिए इन्वर्स यानी वाई आपका हो जाएगा एक्स, ये हो गया आपका इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन एफ। तो इसको इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसी तरह अब हम टी फंक्शन को देख लेते हैं। एक फंक्शन आप ले लेते हैं कि साइन फंक्शन। साइन फंक्शन को हम देखते हैं क्या ये इन्वर्टेबल है। तो हमने साइन एक्स ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि साइन का जो आपका डोमेन है, सपोज कीजिए आपने साइन का वैल्यू लिया 0 डिग्री, आपने वैल्यू लिया पाई, आपने वैल्यू लिया 2 पाई, 3 पाई, लाइक दिस। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, पाई का भी वैल्यू 0 ही होता है, 2 पाई का भी वैल्यू 0 ही होता है और 3 पाई का भी वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो क्या देख रहे हो, ये सारे इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने साइन का इनपुट जो भी रखा उसका आउटपुट एक ही मिल रहा है। इसका मतलब ये मेनी वन फंक्शन हुआ। ठीक है, जब ये मेनी वन हुआ तो हमारा इन्वर्स फाइंड नहीं हो पाएगा, यानी ये फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है। और यही केस आपके सारे टी फंक्शंस के लिए होगा, है ना। अगर आप कॉस को भी लेते हो तो कॉस का भी पीरियोडिक, क्योंकि साइन कॉस टेन कॉट ये जितने भी टी फंक्शन हैं सबके सब पीरियोडिक हैं। पीरियोडिक है मीन्स उसका, है ना, रिजल्ट जो है वो रिपीट होता रहता है डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई के लिए ये रिजल्ट सेम ही है। तो इस पीरियोडिक फंक्शन का एक ही आ रहा आपका आउटपुट, है ना, जो कि मेनी वन फंक्शन को ये डिनोट कर रहा है। ये ग्राफ हमको दे रहा है मेनी वन फंक्शन, इसका मतलब साइन, और जब हम कॉस का खींचेंगे तो ऐसा ही यहाँ मिलने वाला है 10 में भी, और ऑल 6 रेशियोज़ के लिए ऐसे ही आपको मिलेंगे। तो आप कह सकते हो कि ये फंक्शन का इन्वर्स संभव नहीं है। लेकिन आपको तो यहाँ टॉपिक में पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी फंक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक जिसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो वो कैसे पॉसिबल है, तो इसको देखने के लिए हम एक ग्राफ लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि साइन एक्स का ग्राफ क्या कहता है और किस कंडीशन में हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो एक वर्ड यहाँ हम अप्लाई करना चाहेंगे कि अगर हम इसके वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दें, चलो ये कहना है जैसे आपके पास फिर से साइन का हम लिखते हैं इनपुट वैल्यू। ठीक है, जैसे हमने इनपुट वैल्यू लिखा 0, फिर हमने लिखा
चलो 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसी तरह 60 डिग्री, और यहाँ से रिजल्ट देखते हो तो 0 का 0 होता है, 31/2 होता है, 45 डिग्री आपका 1/√2 होता है, इसी तरह 60 डिग्री आपका √3/2 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस डोमेन के लिए, है ना, इस डोमेन के लिए हमारा जो रेंज आ रहा है यानी जो इमेज आ रहा है वो 1 है। यानी कह सकते हैं अगर इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, साइन के डोमेन को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 0 to 60 के लिए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर फंक्शन हमारा 1 हो रहा है। इस केस में इस डोमेन के लिए ये फंक्शन इन्वर्टेबल होगा और हम यहाँ इन्वर्स निकाल पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन्वर्स निकालने के लिए जो अलग अलग टी फंक्शंस है, तो इसके किस वैल्यू को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं जहाँ पर हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे समझने के लिए हम एक ग्राफ लेते हैं साइन फंक्शन का। तो साइन फंक्शन का ग्राफ, तो ये रहा आपका XY एक्सिस, ठीक है, और यहाँ रहा 0 डिग्री, ये y डैश, और यहाँ पर हम लेते हैं इसका 0 और यहाँ ले लीजिए π/2, यहाँ ले लीजिए पाई, यहाँ ले लीजिए आप 2 पाई, यहाँ ले लीजिए पाई 3π/2, और यहाँ ले लीजिए 2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, और इधर आते हैं जब निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये हुआ आपका π/2, ये हुआ आपका पाई माइनस, ये हो गया -3π/2, एंड दिस इज 4π/2 मीन्स 2 पाई माइनस। अब चूँकि साइन का वैल्यू हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री में कि यहाँ पर -1 से लेकर 1 तक का ही ये वैल्यू इसमें हमको मिलता है। तो अभी हम जब ग्राफ खींचते हैं तो आप देख लीजिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये रहा 0। उसी तरह अगर आप लेते हैं साइन, सपोज कीजिए हम अगर 30 डिग्री लेते हैं तो ये 1/2 मीन्स यहाँ आ रहा है। उसी तरह 45 डिग्री यहाँ आएगा। इसी तरह आपने जब ग्राफ लिया 90 डिग्री तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो कुछ ऐसा आ रहा है। फिर साइन पाई अगर लेते हैं तो ये भी 0 हो जाता है। यानी डिफरेंट वैल्यू के लिए हम क्या देख रहे हैं कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से हमें साइन का मिल रहा है। जब हम निगेटिव इधर आते हैं, पाई का वैल्यू आया, जब 3π/2 का आप लेंगे तो साइन 3π/2 ये -1 हो रहा है, तो ये पॉइंट आपका रहा। उसी तरह 2 पाई का वैल्यू 0 होता है। ये सब वैल्यू तो आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग डिटेल पढ़े थे इसके बारे में कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अलग अलग डिग्री के लिए कैसे हम, या मेजरमेंट जो आपने डिग्री में या फिर रेडियन में किया तो उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने इसे कर लिया है, उसी बेसिस पे हम यहाँ मान के चलते हैं कि आपको यहाँ पता है कि 2 पाई का वैल्यू 0 हुआ, और जब इसे हम ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह का आ रहा है। ठीक है, इसी तरह जब निगेटिव डायरेक्शन में आते हैं तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो ये वैल्यू आपका यहाँ रहा -1, और -पाई दैट इज ये 0, तो ये कुछ ऐसे आपको मिलने वाला है ग्राफ इस तरह का। तो ये रहा आपका साइन का ग्राफ। अब देखो, अब इस साइन के ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पार्ट है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि साइन के ग्राफ में हमें ऐसा पार्ट को ढूंढना है कि जहाँ पर हमें 1 जहाँ हमें 1 फंक्शन मिले, मीन्स पॉइंट हम अलग अलग लें इनपुट, तो उसका आउटपुट अलग अलग मिले। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर ये पॉइंट लेते हो तो आउटपुट यहाँ है, ये पॉइंट लेते हो आउटपुट यहाँ है, ये पॉइंट लेते हो आउटपुट यहाँ है, ये पॉइंट आप लेते हैं तो आउटपुट यहाँ है। तो सारे इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट आपको मिल रहा है, यानी वाई पर अलग अलग पॉइंट आपको मिल रहा है। उसी तरह जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में आते हैं तो देखो इस पॉइंट के लिए यहाँ आउटपुट मिला, इस पॉइंट के लिए यहाँ मिला, इस पॉइंट के लिए यहाँ मिला, इसी तरह यहाँ मिला, और ये फाइनली यहाँ 1 मिला, -1, है ना। तो क्या देख रहे हो कि यहाँ पर अलग अलग आ रहा है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर इस पॉइंट पर लिया जाए तो ये पॉइंट का जो इनपुट वैल्यू है, तो आउटपुट हमारा देखो ये दोनों पॉइंट सेम मिल जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर देखो ये आउटपुट, तो इसके साथ जो आपने खींचा यहाँ पर आउटपुट सेम आ रहा है, यानी ये रिपीट होना शुरू हो गया।
ठीक है। उसी तरह ये वैल्यू अगर यहाँ देखते हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट इनपुट के लिए ये पॉइंट भी रिपीट हो रहा है। यानी हम क्या देखना है, अगर ये इस रेंज को अगर हम कंसीडर करते हैं तो देखते हैं कि दो दो इनपुट के लिए मेरा सेम आउटपुट मिल रहा है, यानी यहाँ पर मेरा फंक्शन 1 1 होने वाला नहीं है। लेकिन इस अगर रेंज को हम देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर अलग अलग इनपुट के लिए हमें अलग अलग आउटपुट मिला। तो यही कंडीशन आपका यहाँ भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी अगर, चलो इसको हम इस तरह से मार्क कर देते हैं, ठीक है, इसको हमने ऐसे मार्क कर दिया, क्यों कि डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट हमें मिला, तो कह सकते हैं इसमें फंक्शन हमारा 1 1 होगा। उसी तरह अगर ये हम ग्राफ का पार्ट लेते हैं, यानी π/2 से 3π/2, तो यहाँ भी देखते हैं ये डिफरेंट इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट मिल रहा है, डिफरेंट इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट मिल रहा है। तो ये भी आपका एक पार्ट हो रहा है। उसी तरह आगे भी पार्ट होगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी इस पार्ट को अगर आप लेते हो तो यहाँ भी अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग वैल्यू आउटपुट आ रहा है, यहाँ भी देखो अलग अलग आ रहा है। यानी ये भी पार्ट के लिए हमने जब इनपुट रखा तो मेरा आउटपुट अलग अलग मिला। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका डोमेन है ना, तो इस डोमेन के लिए हमें आउटपुट सेम मिल रहा है, यानी ये हमारा डोमेन 1 1 फंक्शन के लिए कंसिडरेबल है। उसी तरह ये भी हमारा 1 1 फंक्शन के कंसिडरेबल है, ये भी 1 1 फंक्शन के कंसिडरेबल है, ये भी 1 1 के लिए कंसिडरेबल है। तो यहाँ पर हमको देखना क्या है कि चूँकि हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है कि जहाँ पर फंक्शन मेरा 1 1 हो जाए। तो हमने देखा ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये रिस्ट्रिक्टेड आपका पार्ट बन रहा है, यानी यही आपका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं कि साइन का जो है रिस्ट्रिक्टेड, साइन का आपका जो ग्राफ हम देखें तो यहाँ से आपका ग्राफ से आपका रिस्ट्रिक्टेड जो डोमेन है ये आपको मिल रहा है कि -π/2 से π/2 तक। उसी तरह दूसरा हमें मिल रहा है ये π/2 से 3π/2 तक, ऐसे ही 3π/2 से आपका 5π/2 तक एंड सो ऑन etc। तो ये मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ आपको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इस ग्राफ से मिल जाएगा, जहाँ पर हम फंक्शन को 1 1 दिखला सकते हैं उस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड पार्ट के लिए। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये जो आपका पार्ट है, एक्चुअली ये जो छोटा सा ये जो आपका पार्ट है, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट जो आपका है, इस पार्ट को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। और यहाँ भी जो वैल्यू आप निकालेंगे उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट टी फंक्शन। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखिए, साइन का ये ग्राफ था, हम यहाँ छोटा सा पार्ट, ये ग्राफ एक्चुअली साइन एक्स का है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इन जनरल टी फंक्शंस, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर नॉट 1 1। इन जनरल टी फंक्शन आर नॉट 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। सो देयर इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, सो देयर इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। तब हम कह सकते हैं देन टू मेक इट इन्वर्टेबल
टेबल वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन है ना, इसके डोमेन को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे वेयर वी कैन फाइंड द इनवर्स। तो वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन वेयर वी कैन फाइंड द इनवर्स। ठीक है, ये पार्ट हुआ। तो यहाँ जो एक वर्ड आया रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, तो यही हमने अभी कॉन्सेप्ट दिया कि ये टी फंक्शन यानी साइन के केस में रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कौन सा होगा। और इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ये जो पार्ट है आपका -π/2 से π/2, ये जो हमने डार्क बोल्ड जो लाइन हमने खींचा, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। फॉर साइन यहाँ लिख देते हैं, फॉर साइन -π/2 to π/2 is called its principal value ब्रांच। ठीक है, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको किसी भी टी फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए कहे, तो उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही हम लोग उस फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अलग अलग टी फंक्शंस के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी अलग अलग होगा। चलिए इसे देखने के लिए हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, फिर एक ग्राफ भी आपको दिखलाते हैं कि किस तरह से हम इसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे कॉपी कीजिए। तो यहाँ पर आपका हमने अलग अलग साइन के बाद cos x, tan x, sec x एंड cosec x का ग्राफ खींच दिया है। और इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन यहाँ प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ देखते हैं सबसे पहले cos x के केस में। तो इस ग्राफ में आपको पता है किस तरह खींचा गया है। cos 0 डिग्री 1 होता है और cos π/2 माइनस ये 0 होता है, पाई भी माइनस होता है, यानी कि आपको ये वाला पार्ट मिल रहा है ना cos के ग्राफ में। उसी तरह जब आप निगेटिव डायरेक्शन में अगर पाई का वैल्यू लेते हैं तो cos पाई भी -1 होता है, तो ये पार्ट यहाँ रहा। और 3π/2 का वैल्यू 0 होता है, 0। यानी कि अलग अलग वैल्यू के लिए आपको इस तरह का पॉइंट मिलता है जिसका ग्राफ ये होगा। फिर इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए मेरा ग्राफ ऐसा होगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि साइन के ग्राफ में जिस तरह से हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन को सॉर्ट आउट किया था, उसी तरह यहाँ पर भी हमें सॉर्ट आउट करना होगा। क्या देखते हो कि अगर यहाँ पर हम लोग इनपुट इस लाइन में अगर मानते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, फिर ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है और उसी तरह आगे भी ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, तो यहाँ होना चाहिए था कि हमें फंक्शन 1 दिखलाना है। यानी जो भी हम इस लाइन पर इनपुट लें तो आउटपुट मेरा यूनिक होना चाहिए था। तो आप देख रहे हो कि अगर यहाँ पर हम इनपुट लेते हैं और यहाँ भी इनपुट लेते हैं तो दोनों का वैल्यू बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पर मेरा फंक्शन 1 होने नहीं जा रहा है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए अगर हम माइन्यूटली यहाँ चेक करें तो आपको पता चलेगा कि ये पार्ट जो आपका है, ये पार्ट, यानी अगर हम इस पार्ट पे चर्चा करें यहाँ से ऐसा, ठीक है ना, इस पार्ट पे जब आप देखते हो तो यहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्टेड डोमेन मिल जाता है। वो किस तरह, तो देखते हैं अलग अलग इनपुट वैल्यू के लिए मेरा अलग अलग आउटपुट आ रहा है। यहाँ भी अलग अलग इनपुट के लिए x पर जो भी वैल्यू हम लेते हैं वो इनपुट वैल्यू यानी डोमेन होता है। तो अलग अलग डोमेन के लिए मेरा यहाँ पर रेंज भी
अलग अलग आ रहा है, यानी इमेज भी मेरा अलग अलग आ रहा है। तो ये पार्ट को हम लोग कह सकते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। इसी तरह अगर इस पार्ट को आप लेते हो तो यहाँ भी अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग हमारा आउटपुट आ रहा है, अलग अलग इनपुट अलग, तो ये भी हम पार्ट ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉस के केस में हमारा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो है वो हो गया आपका, चलिए यहाँ इरेज करते हैं, 0 से लेकर पाई, ठीक है, 0 से पाई, और यही चीज़ यहाँ आपको यहाँ मिल रहा है, ये पाई टू पाई, ठीक है, और इधर भी etc। तो यहाँ पर ये जो आपका डोमेन है, इसको हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का पार्ट का ये पार्ट जो है, ये आपका कॉस इन्वर्स के लिए, ये कॉस इन्वर्स के लिए क्या होगा, आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा। तो ये ब्रांच आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुआ। तो कॉस इन्वर्स एक्स है ना, इन्वर्स फंक्शन चूँकि पढ़ रहे हैं, तो कॉस इन्वर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया 0 to पाई। तो चलिए हम अगर शॉर्ट में लिखें कि कॉस इन्वर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया हमारा 0 to पाई, ये रहा, ठीक है। इसी तरह अगर हम tan के ग्राफ देखते हैं तो tan में 0 का वैल्यू 0 होता है, 45 के डिग्री का वैल्यू 1 होता है। उसी तरह आप आगे बढ़ते हो, 90 का वैल्यू वो इन्फानाइट होता है, यानी कि ये 90 पर मैच नहीं करेगा, है ना, इसके बहुत करीब ये इस तरह से मेरा ग्राफ जा रहा है, मतलब ये टच कर रहा है, ऐसा फील हो रहा है आपको, चूँकि 90 डिग्री है, इन्फानाइट पे ये टच होता है, जो कि मीनिंगलेस पार्ट है। तो हमारा ग्राफ ऐसा हो रहा है। इसी तरह जब आप निगेटिव में आते हो -90 में, तो ये भी इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव क्यों आ रहा है, यानी ये मेरा ग्राफ का पार्ट हुआ। इसी तरह जब आप 0 डिग्री लेते हैं, यहाँ पाई का वैल्यू लेते हैं 10 में, तो ये भी 0 है, और यहाँ 3π/2 ये इन्फिनाइट होता है। यहाँ पर अगर कोई बीच का वैल्यू लेते हो, सपोज करो हमने π/4 ले लिया, तो यहाँ 1 होता है। तो देखते क्या है कि इस तरह से मेरा ग्राफ का नेचर है। इसी तरह यहाँ पर भी वैल्यू देखोगे तो ये तुम्हारा ग्राफ का नेचर है, यानी tan का ग्राफ मेरा इस तरह से बन रहा है, ठीक है। अलग अलग इनपुट के लिए हमारा अलग अलग आउटपुट, और उसको जब पॉइंट मिलाते हैं तो मेरा ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। तो इस ग्राफ से आप कह सकते हैं ये जो ब्रांच है जहाँ पर मेरा y का वैल्यू डिफरेंट हो जा रहा है, चलो यहाँ हम इस तरह दिखलाते हैं, यहाँ हम इस तरह दिखला रहे हैं। ये पार्ट जो है आपका डार्क, ये जो हमने डार्क पार्ट किया, ये आपका कहलाया अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट आया, यानी यहाँ पर हम फंक्शन को 1 1 दिखला सकते हैं। उसी तरह यहाँ इस ब्रांच के लिए भी फंक्शन को 1 1 दिखला सकते हैं, और आगे भी ऐसे जो भी ब्रांचेज आएंगे उसमें 1 1 दिखला सकते हैं। और इस ब्रांच में -π/2 से π/2 का जो आपका डोमेन है रिस्ट्रिक्टेड, यही रिस्ट्रिक्टेड डोमेन आपके tan इनवर्स x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा। यानी इसका मतलब हुआ, हम यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पर ये y अगर tan इनवर्स x है, तो इसका tan इनवर्स x का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन तो आपने नोट कर लिया सारा, है ना। चलिए पहले लिख देते हैं tan x का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, RD हम लिखते हैं, आप शॉर्ट में समझ लो, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। तो यहाँ -π/2 से π/2 कुछ ऐसा, सुनो, ये π/2 का वैल्यू इन्फानाइट होता है, जो कि मीनिंगलेस है, यानी ये हमको नहीं लेना है। उसी तरह पाई का वैल्यू भी इन्फानाइट होता है, ये हमारा ओपन ब्रैकेट दे रहा है, यानी पाई माइनस और π/2 छोड़कर बाकी के सारे वैल्यू यहाँ पर लाइज करेंगे। उसी तरह दूसरा अगर आप लेते हो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, तो ये होगा π/2 से लेकर 3π/2 ये हो गया, एंड etc सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये डार्क पार्ट, इसको आप कहेंगे कि रिस्ट्रिक्टेड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर tan इनवर्स x इज -π/2 से π/2। इसे साफ हम एक टेबल में भी आपको आगे करके दिखलाएंगे
ये ग्राफ से आपको समझाया जा रहा है कि किस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। उसी तरह सेक में अब हम शॉर्ट में लेके चलें तो सेक का ग्राफ आपका ऐसा होगा, कॉसेक का ऐसा होगा। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट जो आपको दिखा सेक के केस में, है ना, और इसका ये पार्ट देख लो, यहाँ पर अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहेंगे कि साइन इनवर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुआ। रिस्ट्रिक्टेड पार्ट सारे ये पार्ट, ये पार्ट। उसी तरह जो भी ऐसा पार्ट बन रहा है, यानी ये पार्ट, ये पार्ट, ये सारे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गए। यानी अगर चाहो लिखना तो साइन एक्स का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हम लिखना चाहें तो 0 से पाई, देख लो 0 से पाई, है ना, लेना है। लेकिन यहाँ पर 0 का वैल्यू देख लो 1 हो रहा है, और आगे जो अगर आप 90 डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री सेक में 90 डिग्री का वैल्यू होता है इनफाइनाइट। तो देखो इनफाइनाइट मीनिंगलेस होता है, तो इसके अंदर का सारा वैल्यू कंसीडर हो रहा है, π/2 कंसीडर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, π/2 नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इस तरह का यहाँ पर वैल्यू को आप ले सकते हैं। तो नोट भी कर सकते हैं कि सेक एक्स का जो आपका रिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुआ, ये जो है आपका ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रहा फॉर सेक इनवर्स एक्स के लिए। इसी तरह कॉसेक इनवर्स का अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पार्ट है ना, और ये पार्ट, चलो मोटाई से भी करते हैं, ये पार्ट आपका और ये पार्ट देख लो, ये पार्ट यहाँ पर हमको अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। तो π/2 से -π/2 से π/2 ये आपका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए। और आगे भी बहुत सारे ब्रांचेज आपको मिलेंगे, है ना। देखो ये ग्राफ और यहाँ ये ग्राफ, तो π/2 से 3π/2 भी आपका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हुआ। लेकिन हमारा यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए PVB, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर कॉसेक इनवर्स एक्स इज, ये हो गया आपका -π/2 से π/2, और यहाँ पर किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है तो उसे माइनस कर देना है। तो हम देखते हैं कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट होता है, इसलिए 0 को हमें हटा देना है, ठीक है। तो ये आपका रहा कॉसेक इनवर्स एक्स का। इसी तरह हम लोग कॉट इनवर्स एक्स में भी देखेंगे क्या होता है। तो आप इसे ग्राफ को अपने कॉपी में बना लीजिए, और फिर एक टेबल हम बनाते हैं। इस टेबल से आपको पता चलेगा कि अलग अलग टी फंक्शंस के लिए या इन्वर्स ट्रांसफॉर्म फंक्शंस के लिए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होता है और उसे किस तरह से हम लोग अपने मेमोरी में रखेंगे। इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं और इसका एक टेक्निक सीखते हैं, जिससे पता चलेगा कि हम किस तरह से विदाउट एनी मेमोरी लॉस वी कैन फाइंड द और रिकॉल द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन फॉर द टी फंक्शंस। ओके, चलो इसे कॉपी कर लो। तो अब हम यहाँ पर डिफरेंट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए इसके डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को फाइंड करने के लिए एक टेबल बनाते हैं, और वो ऐसा होगा। चलिए आप यहाँ पर लिख दीजिए फंक्शन, मतलब इन्वर्स फंक्शन हमें यहाँ लेना है। फिर यहाँ आपको लिखना है डोमेन, और यहाँ लिखना आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज।
तो इसे हमें मेमोरी में रखना है सो दैट वी कैन इजीली फाइंड द क्वेश्चंस। ये पहला होगा, सपोज कर लो फर्स्ट है तुम्हारा y इक्वल टू साइन इन्वर्स x, ठीक है। ये हो गया y इक्वल टू साइन इन्वर्स x का डोमेन क्या होगा। तो इसका डोमेन आपका हो गया, देखो होता क्या है कि साइन x के केस में अभी हमने आपको बताया, साइन x के केस में डोमेन आपका रहा 0 से π/2 माइनस से π/2, ठीक है। और इसका रेंज जो आपका आया था साइन के केस में, इसका रेंज हो गया -1 से 1। यही आपका साइन इन्वर्स केस में उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चेक कर लेना है कि चलिए ये जो इसका डोमेन होगा, यानी जो रिजल्ट आपका आएगा साइन इन्वर्स x के लिए जो डोमेन होगा वो होगा -1 से 1, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो हो जाएगा -π/2 से π/2। ऐसे इसको हम लोग इस तरह से नोट करेंगे। चलिए इसी तरह अब सेकेंड आते हैं हम लोग, y इक्वल टू कॉस इन्वर्स x। तो कॉस इन्वर्स x का भी डोमेन आपका यही होगा -1 से 1, और यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो आपने ग्राफ में देखा 0 to π, आपको ये नोट करना होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह अब आते हैं थर्ड वन, y इक्वल टू अगर रख दें, चलो यहाँ से इसी का रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं, तो ये हो गया कॉसेक इन्वर्स x। तो इसका आपका रिस्ट्रिक्टेड, सुनो यहाँ पर तो इन्फाइनाइट तक आपको वैल्यू मिला था, यानी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 कंसिडर करो, है ना। और इसके सारे वैल्यू को ग्राफ से देख लो, उसमें -1 से 1 का बीच का जो भाग है वो गायब है। तो हमें -1 1 छोड़कर इसको तो कंसिडर हमने किया, इसके बीच का सारे को छोड़ दो, वो सारे रियल नंबर कॉसेक इन्वर्स x के लिए डोमेन हुआ। और यहाँ पर इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होने वाला है -π/2 से π/2, और किसके वैल्यू के लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड था तो उसे आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इसलिए हम इसे माइनस कर दिए, ठीक है। इसी तरह 4 नंबर में हमारा हो गया y इक्वल टू सेक इन्वर्स x। तो सेक इन्वर्स x का भी आपका डोमेन सेम होगा -1 से 1, ग्राफ से देख लो। और यहाँ पर इसका रिस्ट्रिक्टेड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया 0 to π, ठीक है। और किस वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड है तो उसे माइनस कर देते हैं, तो ये आपके π/2 के लिए इनफाइनाइट वैल्यू देता है, इसीलिए इसे हमने माइनस कर दिया। फाइनली ये 5th नंबर है y इक्वल टू tan इन्वर्स x। तो ये सारे रियल नंबर के लिए इसमें इनपुट हो सकता है, यानी ये इसका डोमेन हुआ। और हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो -π/2 के लिए डिफाइन नहीं है, π/2 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट लिया। तो -π/2 से π/2, यानी -π/2 और π/2 को छोड़कर सारे वैल्यूज़ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देगा, ठीक है। इसी तरह 6 नंबर लास्ट है y इक्वल टू कॉट इन्वर्स x। इसका भी आपका डोमेन रहा ऑल रियल नंबर, और ये रहा इसका 0 to π, यानी 0 के लिए भी आपका कॉट इन्वर्स नॉट डिफाइन है, पाई के लिए भी नॉट डिफाइन है, और इसके बीच के लिए डिफाइन है ये, इसीलिए दोनों वैल्यू छोड़कर बाकी सारे वैल्यू को आप यहाँ कंसिडर करेंगे। तो हमने फटाफट आपको ये डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए किस तरह से निकालते हैं उसका एक टेबल हम आपके सामने रख दिए। इसको मेमोराइज करना है, इसको मेमोरी में रखना है, ताकि आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कर पाइए। तो इसको शॉर्टकट मेमोरी में रखने के लिए एक टेक्निक हम आपके पास दे रहे हैं, उसको इस तरह से आपको ध्यान देना होगा। चलिए यहाँ हमने लाइन खींच दिया, और एक यहाँ पर हम क्वाड्रेंट जो आपको पढ़ाए थे उसी तरह के क्वाड्रेंट बना देते हैं, ये रहा। और यहाँ पर हम इस क्वाड्रेंट को 4 भाग में बांट दिए, और यहाँ वैल्यू 0 हुआ, ये π/2 हुआ, और ये -π/2 हुआ, और यहाँ पाई हुआ, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि साइन का जब लेना है आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो ऐसे आपको हॉरिजेंटली
वर्टिकली आपको पार्ट को चुनना होगा, यानी -π/2 से लेकर π/2 का जो पार्ट हो गया वो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुआ। ये फिगर को तुम मेमोरी में रख सकते हो। उसी तरह कॉस के लिए फिगर मेरा ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला होगा कि 0 से लेकर पाई, यानी कि ये हॉरिजेंटल पार्ट और ये हो गया वर्टिकल पार्ट। यानी वर्टिकल पार्ट, चलो इसको अगर दिमाग रखना है तो वर्टिकल पार्ट आपका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन इनवर्स एक्स, यानी -π/2 का वैल्यू -1 होता है तो ये -1 रहा, और π/2 का वैल्यू 1 होता है तो 1 हुआ, यानी डोमेन हमारा -1 से लेकर 1 तक के सारे वैल्यूज़ आ गए। तो ये पार्ट जो आपका हुआ ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुआ फॉर साइन इनवर्स एक्स का। तो ऐसे हम मेमोरी में रखेंगे। उसी तरह हमने कॉस का देखा, कॉस 0 डिग्री 1 होता है और पाई का वैल्यू -1 होता है, तो -1 से 1 ये आपका हो गया डोमेन, और आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया। यहाँ ये वाला फिगर को दिमाग में रखना है कि 0 से लेकर पाई, ये जो हॉरिजेंटल पार्ट है ये पार्ट हमें दे रहा है कॉस इनवर्स एक्स के लिए। उसी तरह अब इसको दोहरा देना है हमें कि वर्टिकल हॉरिजेंटल कुछ ऐसा ही आया है। देखिए ये हमारे कॉसेक के केस में कॉसेक भी साइन का ही रेसिप्रोकल है, तो -π/2 से π/2 होगा, लेकिन कॉसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइन है, इसलिए हमने 0 को घटा दिया। तो आपको साइन से कॉसेक मिलेगा, कॉस से सेक मिलेगा, और देखना हमें ये है कि किसके लिए ये फंक्शन नॉट डिफाइन है। तो सेक के केस में π/2 का वैल्यू क्या होता है, वो इन्फाइनाइट होता है, इसलिए हमने इसको घटा दिया। तो ये पार्ट आपका सेक का हुआ। उसी तरह टैन के केस में हमें लेना है, साइन से हमें टैन मिलेगा और कॉस से हमें कॉट मिलेगा, ठीक है। तो साइन का वैल्यू -π/2 से π/2, बट टैन के केस में -π/2 नॉट डिफाइन है, π/2 भी नॉट डिफाइन है, इसलिए ये दोनों वैल्यू छोड़कर, यानी ये ओपन ब्रैकेट हमने लिया, और ये जो आपको पार्ट दिया यानी ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, ये आपका टैन के लिए हुआ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और ये आपका 0 to π ओपन ब्रैकेट के लिए है ना, 0 के लिए कॉट नॉट डिफाइन है, पाई के लिए भी नॉट डिफाइन है, बीच का सारे वैल्यू डिफाइंड होंगे। तो ये पार्ट आपका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर कॉट इनवर्स। तो इस तरह से वर्टिकल हॉरिजेंटल का अगर हम कॉन्सेप्ट रखें इस फिगर को देखते हुए, तो ईजिली बिना इसको रटे हम लोग निकाल सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या होता है और उससे रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे। तो ये रहा आपका कुछ कॉन्सेप्ट अबाउट डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द डे।